बच्चों हम लोग शुरू करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या है। तो मैंने डाई इलेक्ट्रिक में दो डब्बे बना दिए हैं और एक में लिख दिया है नॉन पोलराइज्ड और एक में लिख दिया है पोलराइज्ड। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होने के साथ साथ उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि जब भी आप उन्हें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस सब चीज़ का मतलब क्या है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, एक सिचुएशन लेते हैं कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्या हो गया कि हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो नॉन पोलराइज्ड ही रहेगा। और अगर एक बार ले लेते हैं कि कोई ई एक्सटर्नल है, से इस सेंस में दिस इज ई एक्सटर्नल, और इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने क्या किया, उस ई एक्सटर्नल के अंदर रख दिया, उस फील्ड में रख दिया, तो फिर ये पोलराइज हो जाएगा। अब देखो पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक में फ़र्क क्या है, इस बात को समझें। होता क्या है कि जैसे डाई इलेक्ट्रिक चूंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो बना तो होगा मॉलिक्यूल, एटम, इन्हीं सबसे मिलके बनता है कोई भी सब्सटेंस। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल लें और उसमें क्या हो कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो होता है ऑलमोस्ट एक ही जगह रहता है। जैसे अगर हम चलो एटम की बात करें, से एटम की बात करें तो एटम की बात करें तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस हो जाता है, अगर बगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स का भी जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का अगर सेंटर पॉइंट लिखें, जैसे नहीं आप लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं, तो वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी समझ सकते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज देखेंगे तो वो भी जहां प्लस है वहीं पे माइनस आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक, तो यहां पर जब हम बात करते हैं नॉन पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक में, तो यहां जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा कि प्लस माइनस ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस, है ना। जो भी मॉलिक्यूल्स डाई इलेक्ट्रिक के उनमें प्लस माइनस लगभग कैसा रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, है ना। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कैसा रहेगा, सेम। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या हो कि हम इस सिस्टम में, जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में प्लस है, अगल बगल माइनस है, इसको क्या करें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं। तो जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो कुछ इस तरह का सिस्टम जनरेट होगा। जैसे ही आप इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, दिस इज ई एक्सटर्नल, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा और नेगेटिव उसके ऑपोजिट मूव करेगा। तो होगा क्या कि ये जो शेप है वो शेप थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा बच्चों। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ चले जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है दैट इज शिफ्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और क्या होगा कि अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। लेकिन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि है तो न्यूट्रल ही मॉलिक्यूल। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितना प्लस रहेगा बच्चों उतना ही नेगेटिव रहेगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस भी है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस भी है। तो उसके चलते क्या होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव चार्ज पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज पर है। मीन्स ये मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा अपने जगह से, कहीं रहेगा वहीं, बट क्या होगा कि इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा ये एलोंगेटेड हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उसका रीजन आप समझ रहे हैं। तो अगर हम नॉन पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक ड्रॉ करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि प्लस माइनस का सेंटर हर मॉलिक्यूल या हर इसके यूनिट में लगभग एक ही पोजीशन पे होगा, तो प्लस माइनस अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको
ये सब चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ ऐसी स्थिति नजर आएगी। देखो बच्चों, ऐसे लाइक दिस, है ना। थोड़ा सा पहला छोटा बन गया, तीनों बड़े बड़े बनाते हैं, ऐसा, ऐसे, ठीक, ऐसे बच्चों, इस तरह का, ऐसे, ऐसे, इस तरह से। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी उसको बनाने वाला जो भी यूनिट है, वो क्या होगा, वो एलोंगेटेड होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर क्या होगा कि इसमें हर छोटे यूनिट में जो चार्ज होगा वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सभी में इस तरह से ये बन जाना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। तो ये हो गया हमारा पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। अब पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक कहने का, पोलराइज टर्म का मतलब क्या है, जैसे आपको याद होगा हम लोग एक केमिस्ट्री में पढ़ते थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, याद है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता था कि जो लाइट के वेक्टर थे वो सब क्या थे, एक प्लेन में हो जाते थे, एक ऐसे एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स पैरेलल हो जाते थे। तो यहां भी देखो, एक तो आपको दिख रहा है कि सारे डाइपोल्स नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एंड ऑल डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सारे डाइपोल्स कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो सारे डाइपोल्स अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इसको क्या हम पोलराइज कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो सभी डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक हो गया ये। और ये हो गया बच्चों नॉन पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। अब थोड़ा सा बेसिक थ्योरी इसकी समझ लें, क्या लॉजिक है। हमें बच्चों कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक इसलिए पढ़ना है कि जैसे क्या होता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, आपको याद होगा हम लोगों ने सीखा था कि बीच में कुछ मटेरियल भर देते हैं सो दैट वो प्लेट आपस में कांटेक्ट में ना आए। तो अब अगर वो मटेरियल जैसे कोई डाइइलेक्ट्रिक ले लिया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स में तो एक प्लस माइनस चार्ज रहता ही है, तो वहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही है। अब जब उस कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो वो नेचुरली डाइइलेक्ट्रिक एक फील्ड में पहुंच गया, तो फिर वो अपने आप क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। और पोलराइज्ड हो जाएगा तो फिर हमें ये पढ़ना रहता है कि कैपेसिटर में के प्लेट्स के बीच में अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करें तो क्या इम्पैक्ट आता है उसके कैपेसिटेंस पर। तो होता क्या है कि कैपेसिटेंस बच्चों डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है इस पे अभी हम चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे क्या है कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोई फोर्स एक राइट साइड खींच रहा है, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, दोनों साइड से फोर्स खींच रहे हैं। तो ओवरऑल इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ये है जहां वहीं रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं। लेकिन क्या है कि चूंकि इसमें फोर्सेस आ रहे हैं दो साइड, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस तो आ ही रहा है। अब अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएं, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, Q इंटू ई। अब Q तो फिक्स्ड है, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो तो बदल नहीं रहा है, वो तो फिक्स्ड है, Q इंटू ई। तो जब आप फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो Q फिक्स है, लेकिन E बढ़ाने पे क्या होगा, फोर्स बढ़ते रहेगा। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि जब इतना ज़्यादा फोर्स आ जाएगा कि ये इसको सहन नहीं कर पाएगा, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब स्ट्रेस अनबियरेबल हो जाएगा, मतलब ये टूटने लगेगा या टूट जाएगा, तो एक टर्म होता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच डाइइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड, जिस पे वो टिका रहे, रप्चर ना हो, टूटे ना, ठीक, इतना ही स्ट्रेस दें जिससे कि वो जो है ब्रेक ना हो।
अच्छा, ब्रेक हो जाने से क्या होगा बच्चों? ब्रेक हो जाने से ये चार्जेस फ्री हो जाएंगे। जैसे अभी क्या है, प्लस माइनस चार्जेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर अगर माइनस इधर चला गया, प्लस यहाँ चला गया, तो दे बिकम फ्री टू मूव। तो फिर उसी को कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक में क्या हो गया, लीकेज हो गया, चार्ज का लीकेज हो गया। ठीक। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये सब छोटी छोटी बातें एक बार हम लोग सारी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये फोटो ड्रॉ करना है कि पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। अब उसके बाद सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक के बारे में लिखो क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है, एक बार फिर से मैं डाई इलेक्ट्रिक लिख देता हूं तो उसका मतलब लिख लेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है दीज आर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स, दीज आर, बच्चों फटाफट लिखते जाएं, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स these are non-conducting materials which can store a charge oblique electric energy, electrical energy due to polarization when kept in external electric field। ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं जब इनका पोलराइजेशन होता है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो कृपया ये सब लिख लें फटाफट। अब बच्चों जैसे ऊपर ये जो पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड देखे थे, तो नॉन पोलराइज्ड में तो कुछ समझने का है नहीं। पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक में एक बात और समझी जा सकती है। देखो कैसे, बच्चों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखो हम बहुत बेसिक से और बहुत सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी तो होती नहीं है कि कॉमन आप जैसे मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ लें। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे अब बात हुई कि साहब एक टर्म यहाँ पर आया पोलराइजेशन। एक टर्म हमने सीखा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है? तो पोलराइजेशन का एक मतलब तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे कहा जा सकता है। ठीक। तो इस पोलराइजेशन से मतलब पोलर का मतलब होता है ध्रुव। तो जैसे अगर मेरे सारे बच्चे पोलराइज्ड हो जाएं पढ़ने के लिए, यानी सबका एक ध्येय हो जाए, सब एक जैसे हो जाए, तो हम कहते हैं उसे पोलराइजेशन। सब एक जैसा हो जाए तो पोलराइजेशन। तो यहां पर पोलराइजेशन के टर्म्स में कि सभी के सभी डाइपोल्स जो है वो अलाइंड है इन द सेम डायरेक्शन, तो ये सब पोलराइज्ड माने गए। अच्छा, इनके पोलराइजेशन से क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक पर इम्पैक्ट क्या आएगा? देखो डाइइलेक्ट्रिक पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। कैसे? अभी ये जो डाइइलेक्ट्रिक आप देख रहे हैं, जो बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बना हुआ है, तो इसमें हमने आर्बिट्रेरी इस तरह से इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज कर दिए हैं। और हम ये भी समझ रहे हैं कि जो प्लस माइनस है उसका सेंटर हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में लगभग सेम ही एक ही प्लेस पे है, तो हमने ना प्लस दिखाया है ना माइनस दिखाया है। लेकिन क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाएंगे तो ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अलोंगेटेड हो जाएगा। तो अब आप ऐसे सोचो कि ये प्लस है, इसके ठीक बगल में माइनस है, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस ऑलमोस्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर ये प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा। हमने 3 कॉलम्स बनाए, ऐसे इनफाइनाइट कॉलम्स होंगे, तो जो बीच वाले प्लस माइनस है वो तो आपस में ही खत्म हो जाएंगे।
बचेगा क्या, ये बच जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो चार्ज है, दिस पार्ट, दिस पोर्शन, दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस एंड पे बच जाएगा और इस सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तो क्या है कि सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन जब आप इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज हुआ इंड्यूस्ड चार्ज। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे फिर जहां का तहां मामला हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज द चार्ज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। ठीक, तो हमने कहा कि साहब ये जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है जब आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने से क्या होगा, जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल हो गया, इसके इस सरफेस पे माइनस चार्ज ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, और इस सरफेस पर हम प्लस चार्ज ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक, एंड दिस इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख देते हैं ई एक्सटर्नल। ठीक, इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। अच्छा, तो ये जो चार्ज है चूंकि इंड्यूस्ड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग फिजिक्स में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया से प्लस सिग्मा आई, आई फॉर इंड्यूस्ड, और ये हो गया माइनस सिग्मा आई। तो सिग्मा आई का मतलब क्या है, यहां जो सिग्मा आई देख रहे हो दैट इज इंड्यूस्ड, साथ साथ लिखते भी चले जाओ, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्मा आई, दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो एक सरफेस पर है वो प्लस सिग्मा आई और दूसरे सरफेस पर है वो माइनस सिग्मा आई, सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे अब अच्छा, ये क्या है, ये पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक हो गया, चाहो तो लिख लो इसी के अंदर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक, दिस इज अ पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक। तो जब वो पोलराइज्ड हो जाता है तो सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। और एक बात, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस आएंगे, उतना इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, हाई होगा। तो इस बात को भी लिख लें। ये सब देखो छोटी छोटी बातें हैं डाई इलेक्ट्रिक के बारे में, और ये अच्छे से मेंशन है आपके एनसीईआरटी में भी और सब में। तो हायर द मैग्नीट्यूड, higher the magnitude of E external, higher the value of, या higher the magnitude of सिग्मा आई, है ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे वो इंड्यूस चार्ज बढ़ते चला जाएगा, लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद तो आपका जो मटेरियल है वही ब्रेक हो जाएगा। ठीक, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा आई। एक टर्म जैसे पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो लिख लें, फर्स्ट ऑफ यू नोट डाउन। अब जैसे ये सब तो बात होगी, जैसे पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैन यू डिफाइन, तो पोलराइजेशन का मतलब वही है, बट उसको अगर हमें से डेफिनेशन के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। से बात हुई पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहली बात तो इसमें यह ध्यान में रखनी है कि ऑल डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन, ऑल डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि से इंडक्शन ऑफ इंड्यूस चार्जेस भी लिख सकते हो, जनरेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज भी लिख सकते हो, तो जनरेशन ही लिख देते हैं। जनरेशन ऑफ इंड्यूस चार्जेस ओवर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओवर surface of dielectric material due to external electric field। तो इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, एक पोलराइजेशन का फॉर्मूला भी होता है, तो वो फॉर्मूला भी देख लो क्या होता है। तो देयर इज अ फॉर्मूला ऑल्सो, दैट इज पोलराइजेशन, एक वेक्टर P करके लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला इसका हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी जब भी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा या किसी भी मटेरियल का पोलराइजेशन होगा, तो उसका जो नेट पोलराइजेशन का फॉर्मूला है दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड, या पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे भी कह सकते हैं। सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ एनी मटेरियल, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मुझे लगता है कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में सारी बेसिक चीजें हो गई हैं। अब ये देखते हैं कि जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के बीच में जाता है तब क्या होता है ना, उसको जरा समझ।